नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं हिंदी की कुछ खास बेहतरीन कहानियां। आज सुनिए इब्राहिम शरीफ की लिखी कहानी जमीन का आखिरी टुकड़ा। मां आंगन में चारपाई पर लेटी हुई थी। मेरी आवाज सुनकर उठ बैठी। मैंने अटैची चारपाई के पास ही रख दी। मां के पैर छुए और उनके पास बैठ गया। मां मेरे पास सरक आई, अपने दोनों पंजे मेरे गालों पर रख दिए और रुआंसी हो गई। बड़े दादा और बच्चे भीतर खाना खा रहे थे। आवाज सुनकर आंगन में आ गए। छोटे दादा भी आए हुए थे। बच्चे जूठे हाथों से आकर चिपट गए। मैं उठकर खड़ा हो गया। मां बोली, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, सफर में थक गए होगे। मैंने अटैची उठा ली और अंदर चला आया। भाभी रोटी सेंक रही थी। मुझे देखकर हाल पूछा। मैंने कपड़े बदले, सहन में जाकर हाथ मुंह धोया, लौटकर खाना खाने बैठ गया। मैंने छोटे दादा से पूछा, आप कब आए? जब बड़े दादा ने दिया, परसों सुबह। भाभी और बच्चों को नहीं लाए? ना। बच्चे कैसे हैं? मजे में हैं, तुमको याद करते रहते हैं, छोटे दादा ने एक और मुंह में रखते हुए कहा। दाल में नमक कम था। मैंने थोड़ा नमक लेकर दाल में घोल लिया। बड़े दादा बोले, तार मिल गया था? हाँ, मैंने सोचा था तुम परसों ही आ जाओगे, छुट्टी नहीं मिले। उन्होंने कौर चबाते हुए मेरी तरफ देखा, कुछ नाराजगी के साथ बोले, तुम्हारी ये शिकायत कभी दूर भी होगी? मैं क्या कर सकता हूं, फैक्ट्री के नियम ही ऐसे हैं, नौकरी भी तो करनी है। उन्होंने गिलास उठाकर मुंह से लगा लिया। बच्चे खाना खा चुके थे। बड़े दादा उठे, बाहर जाकर हाथ धोआए। खूंटी पर टंगी हुई कमीज की जेब से बीड़ी निकालकर सुलगा ली। दीवार से पीठ सटाकर बैठ गए। छोटे दादा भी खाना खत्म कर चुके थे, मगर वहीं बैठे रहे। बीड़ी के 4-6 कश लगाकर बड़े दादा बोले, तुम्हें पता है 2 साल बाद तुम घर आए हो। मां की तबीयत ठीक ही तो है, आपने तार किस लिए दिया था? मेरी कटोरी में दाल खत्म हो गई थी। मैंने थोड़ी दाल और लेकर उसमें नमक मिला लिया। तो क्या मां के मरने के बाद ही आने का इरादा था? बड़े दादा, आप भी क्या बात करते हैं? मैं जानबूझकर थोड़े यहां नहीं आता हूं। मैंने गिलास के बचे पानी में ही उंगलियां डुबा दी। तो तुम ही बताओ, ये भी तो नौकरी करते हैं, मगर साल में एक बार हाल तो पूछ जाते हैं। तुम्हारे तो बीबी बच्चे भी नहीं है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। छोटे दादा को शायद लगा कि मैं इन सवालों से दुखी हो गया हूं। वो जैसे स्थिति को संभालते हुए बोले, मेरी तो सरकारी नौकरी है ना दादा, चाहे जब छुट्टी ले सकता हूं, किसी न किसी बहाने। प्राइवेट में दिक्कत होती है। बड़े दादा ने बीड़ी का टोटा जमीन पर रगड़ दिया। मेरी तरफ फिसलती निगाह से देखा। बोले, तुम कभी शीशे में अपनी शक्ल भी देखते हो? उनका सवाल सुनकर मुझे हंसी आ गई। मुझे हंसता देखकर छोटे दादा और पास में बैठे हुए बच्चे भी हंस पड़े। भाभी चूल्हे के पास ही बैठी खाना खा रही थी। शायद दाल खत्म हो गई थी। हर दूसरे तीसरे कौर के साथ वह कुर्र करके प्याज कुतर रही थी। बड़े दादा ने आगे पैर पसार लिए थे। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी खोपड़ी बिल्कुल गंजी हो गई थी और गाल खासे पिचक गए थे। मेरे भीतर कुछ हिल सा गया। मैंने उनसे कहा, बड़दा, आपकी सेहत काफी गिर गई है। उन्होंने उठकर जेब में से एक बीड़ी और निकाल ली। बोले, तुम अपनी पर तो ध्यान दो, देखिए शक्ल कैसे निकल आई है, बिज्जुओं जैसी। इसलिए तो कहता हूं शीशे में अपनी शक्ल देख लिया करो। मैं बड़े दादा के बारे में सोचने लगा। मुझे ठीक से याद भी नहीं है कि मेरे पिता कब मर गए थे। मुझे पाला पोसा बड़े दादा ने ही, छोटे भाई की तरह नहीं, अपने सगे बेटे की तरह। मुझे ही नहीं, छोटे दादा को भी। हमें पढ़ाया लिखाया, काम धंधे के लायक बनाया। जब मेरे पिता चल बसे थे तब उनकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी और साल भर पहले ही उनकी शादी हो चुकी थी। मगर
जायदाद में अपना हिस्सा लेकर वो अलग नहीं हो गए थे। परिवार के सारे बोझ को कंधों पर धर लिया। माँ, चाची, 2 छोटे भाई, बीवी, सभी को समेटे रखा। चाची की मौत मिट्टी की, छोटे दादा की शादी की, इन सब के बदले में किसी से कुछ नहीं चाहा। अपने ही सिर के बाल उड़ा लिए, गाल पिचका लिए, जिल्लतें सही, मगर शू नहीं किया। इन सब के बीच इतना जरूर हुआ कि पिता की छोड़ी हुई जायदाद धीरे धीरे सरकने लगी, कर्जदारी बढ़ने लगी। फाकों ने हमारी दहलीज में झांकना शुरू किया, तगादों की आवाजें बुलंद होने लगी। बीच बाजार में उनके गिरेबान परमजबूत पंजे पसरने लगे। फिर भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे चलते गए, दोनों कंधों को बोझ से दबाए हुए। मैं उठकर बाहर आंगन में आ गया। मेरे पीछे छोटे दादा भी आ गए। मां लेटे लेटे माला फेर रही थी। मुझे देखकर चारपाई पर एक तरफ हो गई। मैं उनके पास बैठ गया। छोटे दादा सामने वाली चारपाई पर बैठ गए। मां ने माला समेटकर तकिए के नीचे रख दी। बोली, खाना खा लिया? खाया क्या होगा, कोई सब्जी भी तो नहीं थी। मैंने मां के कंधे पर हाथ रख दिया। भाभी भीतर चौका साफ कर रही थी। बच्चे शायद सोने की तैयारी कर रहे थे। बड़े दादा उठकर आए, सामने वाली चारपाई पर बैठ गए। भीतर की रोशनी बाहर आंगन में पड़ रही थी, बेहद मामूली सी, शक्लों की शिनाख्त भर करने लायक। बड़े दादा थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे, फिर चारपाई पर लेट गए। छोटे दादा ने मुझसे पूछा, तुम्हारी फैक्ट्री में कितने आदमी काम करते हैं? 700। 700? बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी। और क्या? बड़े दादा ने लेटे लेटे पूछा, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ी है कि नहीं? बढ़ी है, 18 रुपए। बस 5 साल में 18 रुपए? अरे पिछले साल ही तो मैं परमानेंट हुआ हूं। मालिक हरामी है। क्या कहता है? छोटे दादा ने पूछा। कहता क्या है? वर्कर्स के साथ बेरहमी दिखाता है। धमकी दो तो यूनियन के नेताओं को खरीद लेता है या सिर फुड़वा देता है। सिर फूटने वाली बात से शायद बड़े दादा चकरा गए, झट से उठ बैठे। उस झीनी रोशनी में मेरी तरफ गौर से देखने की कोशिश की। बोले, तुम इन झंझटों में तो पड़ते नहीं हो ना, अलग ही रहा करो। बड़दा, आप भी कैसी बात करते हैं? हर आदमी इसी तरह अलग रहेगा तो हक के लिए लड़ेगा कौन? छोटे दादा शहर में नौकरी करते हैं, वो मेरी बात समझ गए। मेरा समर्थन करते हुए बोले, यूनियन के कामों से ऐसे अलग रहकर काम नहीं चलता दादा। बड़े दादा फिर लेट गए। बोले, सो तो ठीक है, फिर भी होशियारी से काम लेना चाहिए। छोटू वहां रहते भी अकेले हैं ना। मां को शायद नींद आ रही थी, उन्होंने भी यही ताकीद दोहरा दी और आंखें मूंद ली। भीतर भाभी भी काम से निपटकर बच्चों के पास ही सो गई थी। थोड़ी देर चारों तरफ चुप्पी छाई रही। लेटे लेटे ही अचानक बड़े दादा बोले, छोटू, मैंने वो बची हुई जमीन बेच दी है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तार पाने के बाद मुझे जो ख्याल आया था वो ठीक ही था। छोटे दादा ने जैसे खुलासा किया, बेच देना ही ठीक था, वरना बेकार में ब्याज बढ़ जाता, फिर तो जमीन बेचकर कर्जा चुकाना भी मुश्किल हो जाता। तुम लोगों से पूछे बिना ही ये फैसला ले लिया। बड़े दादा के स्वर में रंज था। अरे हमसे पूछते तो हम भी यही सलाह देते। करता क्या, कर्जदार मेरी जान खाए जा रहा था। क्या छोड़िए, फिक्र करने की कोई बात नहीं। मां ने करवट बदली। उनकी नींद चट गई थी, या लेटे लेटे वो चुपचाप हमारी बातें सुन रही थी। बोली, तुम्हारे पिताजी की वो आखिरी निशानी थी, वो भी चली गई। बड़े दादा उठकर चुपचाप बैठ गए। मैंने मां को ढाढ़स दिया, अरे निशानी विशानी कुछ नहीं होती है मां। पिताजी ने हमारी जरूरतों के लिए ही तो जमीन रखी थी। बड़े दादा उठकर भीतर गए, घड़े में से पानी लेकर पिया, बीड़ी सुलगाई, वापस आकर चारपाई पर बैठ गए। बीड़ी के 2-4 तेज कश खींचे और अपने आप बड़बड़ाने लगे। हमारी जमीनें इतनी जल्दी नहीं बिकती, लेकिन आधी तो सूद पर ही चली गई। गांव में और तो कोई है भी नहीं,
कर्जा देने वाला यही साला अकेला इब्बू है और इसका ब्याज तो आग जैसा है, जलाकर राख कर देने वाला। साल भर गुजरा नहीं कि कर्जे की रकम दोगुनी हो जाती है। जरूरतमंद करे भी तो क्या, इसी तरह कर्ज लेता रहेगा, इसी तरह अपने आप को बेचता रहेगा। ये हरामी इब्बू गांव में किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, सबको खा जाएगा। छोटे दादा को शायद नींद आ रही थी। बोले, दादा जाकर सो जाइए, कल सुबह तड़के उठना भी तो है, पहली बस से जाना ही ठीक रहेगा। हाँ छोटू, कल चलना है रजिस्ट्रार ऑफिस को। मैंने 4-5 दिन पहले ही कागजात तैयार करवा लिए हैं, बस तुम्हारा इंतजार था। तुम्हारा तार मिलने के बाद वकील के कारिंदे से भी कह दिया कल सुबह चलने के लिए। गांव वालों का भी क्या भरोसा, खरीदार के कोई कान भर देगा तो वो मुकर न जाए और फिर किसी को खरीदने भी नहीं देगा, इसलिए रजिस्ट्री कल ही हो जानी चाहिए। क्या ख्याल है? सुबह की बस से चलोगे तो शाम तक लौट आएंगे, वरना रात हो जाएगी। माँ को भी तो साथ चलना है ना, रात हो जाएगी तो इनको तकलीफ होगी। उन्होंने बीड़ी का टोंटा फेंक दिया, उठे, सोने भीतर चले गए। माँ ने पैरों के पास पड़ा हुआ कंबल खींच कर ओढ़ लिया। छोटे दादा दूसरी चारपाई पर पसर गए, मैं माँ की बगल में ही सिकुड़ गया। मच्छरों की वजह से रात को नींद ठीक से नहीं लगी। सवेरे ढंग से आंख लगी कि भाभी ने जगा दिया। बड़े दादा शायद वकील के कारिंदे के पास गए हुए थे। मां कंबल ओढ़े मेरे पास वाली चारपाई पर बैठी होठों में कुछ बुदबुदा रही थी। छोटे दादा शायद दातून कर रहे थे। मुझे जगाकर भाभी बोली, अरे लाला उठो, जाना नहीं है? मैंने आंखें मली, देखा पास के नीम के पेड़ पर 8-10 चिड़ियां चहक रही हैं। नीम की पतली सी टहनियां हल्की सी हवा के झोंकों की वजह से हौले हौले झूल रही हैं। मैंने आवाज दी, भाभी क्या चाय बन सकेगी? भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया, शायद मेरी आवाज सुनी ही नहीं गई हो। मैं उठकर भीतर गया। बच्चे टेढ़े मेढ़े सो रहे थे, भाभी आटा गूंथ रही थी। मैंने दोबारा पूछा, चाय नहीं बनाओगी? इतने में छोटे दादा अंदर आ गए, शायद उनको भी चाय की तलब लगी थी। भाभी बोली, पत्ती है और गुड़ भी, दूध आने में देरी होगी। मैंने छोटे दादा से पूछा, बिना दूध की चाय पी लेंगे आप? वैसे होती शानदार है। भाभी से मैंने चूल्हा जलाने को कहा और खुद चाय बनाने बैठ गया। बड़े दादा आ गए, भाभी को आटा गूंथते देकर बरस पर आए, तुमने अभी तक कुछ बनाया नहीं है, हम क्या 10 बजे तक यहीं बैठे रहेंगे? मैंने उन्हें भी थोड़ी सी चाय दी। भाभी पराठे सेंकने लगी। बड़े दादा से बोली, ले जाने के लिए भी 4-6 पराठे सेक दूं, अचार के साथ खा लेना, माँ जी बाहर का खाना खाएंगी भी नहीं। मैं हाथ मुंह धोकर तैयार हो गया। हम लोगों ने नाश्ता किया। माँ ने सिर्फ आधा पराठा खाया। उनका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने सोचा शायद उन्हें अपने पति की याद आ रही होगी। उनकी छोड़ी हुई जमीन का आखिरी टुकड़ा भी तो बिका जा रहा है। माँ ने पानी पिया और माला लेकर बैठ गई। भाभी ने पराठे एक पुराने अखबार में लपेटकर झोले में रख दिए। एक खाली लोटा भी साथ में रख दिया पानी वानी पीने के लिए। माँ ने कहकर उनसे अपनी शॉल भी रखवा ली। झोला हाथ में लेते हुए बड़े दादा ने भाभी से पूछा, हम 5 जनों के लायक खाना रख दिया है ना? 5 कौन? हम 4 ही तो हैं, मैंने पूछा। अरे ये वकील का कारिंदा भी तो साथ चल रहा है ना, उसी ने तो कागजात तैयार किए हैं, जमीन के रुपए भी तो वही साथ लाएगा। मां की तरफ देखकर बड़े दादा ने कहा, मां चलें? मैंने मां की तरफ नहीं देखा। छोटे दादा और मैं बाहर आ गए। बड़े दादा के साथ मां चलने लगी। बाहर आकर बोली, बेकार में जायदाद में मेरा हिस्सा भी लिखा गए हैं, वरना मेरे ये बार बार के चक्कर नहीं होते। गांव में फजीहत अलग से, और मैंने ही कौन सी जायदाद बचा ली है। किसी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप चलने लगे। 3 साल पहले सर्दियों में मां के दाहिने हाथ और पैर पर लकवे का जो हमला हुआ था, उसका असर अब तक था। वो दाहिने हाथ से पानी का भरा लोटा भी ढंग से उठा नहीं पाती थी और चलते हुए दाहिने पैर को घसीट कर चलती थी। उनके इलाज के लिए दादा ने जो पैसा उधार लिया था, उसका भी एक हिस्सा था जमीन की बिक्री में। पता नहीं छोटे दादा क्या सोच रहे थे, लेकिन उनके साथ चलते हुए मेरे दिमाग में यही सारी बातें कुलबुला रही थी। हम लोग
बस के समय से पहले ही अड्डे पर पहुंच गए, लेकिन वो वकील का कारिंदा अब तक नहीं पहुंचा था। बड़े दादा व्यग्र होकर उसकी राह देखने लगे। छोटे दादा को भी बेचैनी होने लगी। मां ने भी माला फिरने के दौरान बीच बीच में उसके न आने की वजह पूछने लगी। मैं थोड़े से घेरे में चहलकदमी करने लगा। हम लोग उसकी राह देख ही रहे थे कि बस आई और निकल गई। बड़े दादा की बेचैनी बढ़ गई। वो बार बार बीड़ी सुलगाने और बड़बड़ाने लगे। पता नहीं क्या बात हो गई। सुबह भी मैं उससे मिला था, उसने ऐसी कोई बात ही नहीं कही थी, तो अब आया क्यों नहीं? साले इब्बू ने कोई अड़ंगा तो नहीं अड़ा दिया होगा। छोटे दादा 2-4 बार जिज्ञासा दिखाकर गुमसुम हो गए। मैं मां के पास बैठ गया। बड़े दादा पास में पड़ी हुई बड़ी सी चट्टान पर उकड़ू बैठकर बेचैनी से थूकने लगे। छोटे दादा ने उसे दूर से आते हुए देख लिया। उत्साह में उछलकर बोले, दादा वो आ रहा है। ये बात सुनते ही उन्होंने उंगलियों में फंसी हुई बीड़ी परे फेंक दी। तेजी से उठकर खड़े हो गए। वो अपनी बड़ी बेढब सी तोंद को झुलाता हुआ हाथी के बच्चे की तरह चला आ रहा था। उसके पास आते ही दादा लपक पड़े। अरे क्या बात हो गई थी चाचा? बड़ी आंखें दुखाई तुमने। तेज चलने की वजह से वो शायद थक गया था। उसी चट्टान पर बैठकर हाँफने लगा। बीच बीच में दांत ऐसे चलाने लगा जैसे जुगाली कर रहा हो। मैंने देखा उसकी कमीज की जेब बेहूदगी की हद तक बड़ी है और उसमें तरह तरह के कागज ठुसे हुए हैं। उसने जेब में 3-4 रंग बिरंगे पेन लगा रखे हैं। हाथ में एक झोला है जो शायद कागजों से ही भरा हुआ है। उसने सांस धीमी की और बोला, क्या करता? इब्बू ने पैसे देने में देरी कर दी। सुबह 7 बजे ही उसके घर पहुंच गया था, लेकिन पैसे वालों के नखरे तुम जानते ही हो, इसी में देरी हो गई। चलो कोई बात नहीं, अगली बस से चलेंगे। बड़े दादा ने एक और बीड़ी सुलगा ली। रजिस्ट्रार के दफ्तर तक जब हम पहुंचे तो दोपहर के खाने का समय हो गया था। साहब खाना खाने घर चले गए थे। दोनों क्लर्क दफ्तर में ही बैठे खाना खा रहे थे और सामने बैठी हुई टाइपिस्ट लड़की को देखे जा रहे थे। चपरासी स्टूल पर बैठा बीड़ी पी रहा था। हम लोग वहां पहुंचे तो वो उठकर खड़ा हो गया और हमारे साथ वाले आदमी को बड़े जोश से नमस्ते की। उसने हमारी तरफ भी मुस्कुराती निगाहों से देखा। शायद उसे हमारी शिनाख्त हो गई थी। पिछले 10 सालों में ये 5वीं या 6ठी बार हम लोग वहां गए थे। इसी तरह 3 भाई और मां। हाँ, पहले एक आध बार हमारी चाची भी साथ थी जो हमारे ही तरह बिकी हुई जमीनों की हकदार थी, लेकिन वो बार बार ये जहमत उठाने से बच गई और चल बसी थी। इन्हीं सारी बातों के साथ ही ये सवाल भी मेरे दिमाग में चक्कर काटने लगा कि ये सरकार को क्या सूझी कि इतने मामूली से कस्बे में रजिस्ट्रार ऑफिस खोल रखा है। क्या और कोई जगह नहीं मिली होगी? सब कुछ हास्यास्पद था। मैं सोचता रह गया। बस से उतरकर यहां तक पैदल चलने की वजह से मां थक गई थी। उन्हें प्यास लगाई थी और शायद भूख भी। मैंने मां से पूछा, मां खाना खाओगी? ये बात सुनकर हमारे साथ के कारिंदे ने अपनी फैली हुई जेब में से कागजों का पुलिंदा निकाला और उसके बीच में तह करके रखे हुए नोटों में से एक 10 रुपए का पत्ता बड़े दादा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम लोग जाकर पास के ढाबे में खाना खा लो। अब हमारा काम तो 2:30 बजे ही होगा। मैं साहब के घर जाकर कह दूंगा कि हमारा काम जरा जल्दी कर दे। ऑफिस में कहना ठीक नहीं रहेगा। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, जैसे ये कहना चाहता हो कि हथेली की गर्मी को तुम्हारे शहरों के दफ्तर वाले ही नहीं, हमारे गांव और कस्बों के दफ्तर वाले भी जानते और पहचानते हैं। बड़े दादा ने नोट नहीं लिया। बोले, हम खाना लेकर आए हैं। छोटे दादा को शायद उसका नोट देना अच्छा नहीं लगा। वो आवाज में कुछ तुरशी भरते हुए बोले, हमारी तरफ से तुम ही रख लो चाचा, तुम्हें भी तो खाना खाना है। शायद उसकी समझ में बात आई नहीं। वो ही करके हंसने लगा। जब वो साहब से मिलने के लिए उसी तरह झूलता चला गया तो छोटे दादा हिकारत से बोले, हरामजादा, खाना खाने के लिए हमें पैसे देने लगा। लोगों को कागज पत्तर लिखकर 4 पैसे क्या कमा लिए हैं। साले का दिमाग फिर गया है। वो दिन भूल गया जब इसकी मां हमारे घर में अनाज बिना करती थी 2 जून रोटी के लिए। साला
मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अचानक इस तरह गुस्सा क्यों हो रहे हैं अपनी फितरत के खिलाफ। मैं सोचने लगा कि पिता की सारी जमीन के बिक जाने का उन्हें जो दर्द हो रहा है उसे वो झेल नहीं पा रहे हैं। प्यास की वजह से मां का गला सूख गया, वो धीरे से खांसने लगी। बड़े दादा बोले, चलो सामने के बगीचे में चलकर खाना खा लेते हैं। इब्बू साले की वजह से इतनी देरी हो गई, वरना अब तक तो काम पूरा हो गया होता। 2 बजे वाली बस से लौट भी जाते। मां को चलने में तकलीफ हो रही थी। आज वो अपनी शक्ति से बढ़कर चल चुकी थी। छोटे दादा ने उनकी बांह पकड़ ली और धीरे धीरे चलने लगे। हम लोग सड़क पार करके बगीचे के पास आ गए। बड़े दादा वहीं खड़े माली को ऊंची आवाज में पुकारने लगे। 8-10 आवाजों के बाद माली ने जवाब दिया, अरे क्या हम कुएं के पास बैठकर खाना खा लें? अरे आ जाइए, इसमें पूछने की क्या बात है। माली को आजाद हिंदुस्तान की हवा अभी नहीं लगी है। मैं धीरे धीरे चलते हुए सोचने लगा, तुम्हारे यहां का कुत्ता बड़ा खतरनाक है भाई। बड़े दादा को कुत्तों से नफरत थी और डर भी। अरे डरिए नहीं, कुछ नहीं करेगा, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं। माली ने ही कुएं से एक बाल्टी पानी निकाल कर दिया। हम लोगों ने हाथ मुंह धोए। मां ने खाने से पहले ही लोटा भर पानी पी लिया। हमने खाना खाया। अब भी मां ने आधे पराठे से ज्यादा नहीं खाया, वो खाली पानी पीती रही। बड़े दादा ने कुल्ला किया, सरक कर पेड़ के तने से सटकर बैठ गए, बीड़ी सुलगा ली। मैंने झोले में से शॉल निकालकर जमीन पर बिछा दी। मां को थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा। बड़े दादा बीड़ी पीते हुए पेड़ के पत्तों की तरफ देख रहे थे। बोले, छोटू अब तुम्हें अपनी आदतें सुधारनी होगी। देख रहे हो ना, बित्ता भर जमीन भी अब हमारी नहीं रही। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा, लगा जैसे हवाइयां उड़ रही हैं। मैंने गर्दन झुका ली। उन्हें किसी तरह का जवाब देने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उन्होंने बीड़ी फेंक दी। कुछ रूखे स्वर में बोले, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जी से काम नहीं चलेगा। हमें अपने पिताजी की जमीन वापस खरीदनी है और ये तुम दोनों से ही हो सकता है। आप अपने यहां के इब्बू हरामजादे का कलेजा फाड़ दीजिए, मैं अपनी फैक्ट्री के मालिक की बोटियां नोच लूंगा और ये अपनी सरकार की गर्दन काट देंगे। तभी हम अपने पिताजी की जमीन वापस कमा सकते हैं, खत्म कर सकेंगे इब्बू को आप। मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरा जिस्म हल्का सा झूल रहा था, शायद गुस्से के अतिरेक की वजह से। मैं जाकर थोड़ी देर कुएं पर खड़ा रहा, फिर लौट आया। बड़े दादा उसी तरह चुपचाप बैठे हुए थे। मां शायद मेरी कड़कती आवाज सुनकर घबरा गई थी। वो उठकर बैठ गई। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। बड़े दादा के लटके हुए चेहरे को देखकर छोटे दादा को रहम हो आया था। वो धीमी आवाज में बोले, दादा छोटू ठीक ही कह रहे हैं। इन हालात में कोई भी अपनी खोई हुई जमीन दोबारा खरीद नहीं सकता। आप ही सोच कर देखिए, हम लोग भला जमीन कैसे खरीद सकते हैं? बड़े दादा कुछ नहीं बोले, जैसे गहरी सोच में डूब गया हूं। छोटे दादा ने मां को बांह पकड़कर उठाया। बड़े दादा की तरफ तरस खाती नजरों से देखा। बोले, चलिए काफी देर हो गई है, दफ्तर में काम शुरू हो गया होगा। हम लोग दफ्तर में दाखिल हुए। पता चला साहब अभी नहीं आए हैं, खाना खाकर घर पर आराम कर रहे हैं। उनका कमरा अब भी बंद था। सामने के कमरे में दोनों बाबू बैठे हुए थे। एक के आगे एक बड़ा सा रजिस्टर फैला हुआ था, जिस पर वो कुछ लिख रहा था, दबात में कलम डुबो कर। दूसरा बाबू पान चबाते हुए कोई कागज बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। बाईं तरफ की खिड़की के पास बैठी टाइपिस्ट बहुत मामूली सी रफ्तार के साथ कुछ टाइप कर रही थी। टाइप में शायद उसका मन नहीं लग रहा था। वो बीच बीच में खिड़की के बाहर झांक रही थी। उस खिड़की के साथ ही बारामदे में बने हुए लंबे से चबूतरे पर हमारे साथ वाला कारिंदा लेटा हुआ सुबह की तरह जुगाली कर रहा था। चपरासी उसके पैरों के पास बैठा उससे बातें कर रहा था। उस चबूतरे के रूबरू बारामदे के दूसरी तरफ बने हुए वैसे ही लंबे चबूतरे पर कोई 5-6 लोग चुपचाप बैठे हुए थे। ठेठ
गांव के लोग। शायद वे भी अपनी जमीन जायदाद की बिक्री के सिलसिले में आए हुए थे। हमें देखते ही कारिंदा उठकर बैठ गया। चपरासी परे हटकर खड़ा हो गया। शायद उस पर मेरी और छोटे दादा की पतलूनों को रौब पड़ रहा था। कारिंदे ने पूछा, खाना खा लिया? छोटे दादा ने मां को एक तरफ बिठा दिया। मां ने माला फेरनी शुरू कर दी। उन्होंने किसी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। बड़े दादा ने कारिंदे से साहब के बारे में पूछा तो उसने जुगाली बंद की। बोला, सब ठीक हो गया है, साहब अभी आने ही वाले हैं, पहले हमारा ही काम होगा। बड़े दादा उसकी बगल में बैठ गए, उनकी बगल में छोटे दादा। मैं खिड़की के पास खड़ा हो गया। सामने के चबूतरे पर बैठे हुए लोग उसी तरह गुमसुम थे। साहब जब आए तो धूप काफी फीकी पड़ गई थी। 3:30 के करीब का समय था। उन्हें दूर से आते देखकर चपरासी ने भागकर उनके कमरे के किवाड़ खोल दिए। दोनों चबूतरों के लोग उठकर खड़े हो गए। सिर्फ मां बैठ रही, उसी तरह माला फेरती हुई। हमारे साथ वाले कारिंदे ने एक बार फिर कसकर साहब को सलाम किया। उन्होंने उस पर नजर डाली तो उन्होंने होठों पर खिली हुई मुस्कुराहट को चुस्ती के साथ भीतर लपेट लिया, अपने कमरे में चले गए। घंटी बजाई, भागकर चपरासी उनके कमरे में गया। पल भर के बाद लौट आया। धीमी आवाज में हमारे साथ वाले कारिंदे से कुछ कहा और लौटकर बाबुओं वाले कमरे में चला गया। कारिंदे ने अपने झोले में से कागज निकाले। जल्दी में उन्हें एक बार उल्टा पुल्टा तेज कदमों से जाकर पान चबाने वाले बाबू के आगे कागज रख दिए। सामने वाले चबूतरे पर बैठे हुए लोगों में भी अब चहल पहल आ गई थी। उनमें से एक आदमी अपने झोले में कुछ कागज निकाल कर देख रहा था। मैं जिधर खड़ा था उधर से साहब के चेहरे की झलक मिल रही थी। मैंने देखा, मुझे उनका धड़ और मोटा सा सिर ही नजर आ रहा था। बहुत गौर करने पर भी उनकी गर्दन का कहीं नामो निशान नहीं था। काफी देर बाद चपरासी ने आकर हम लोगों को अंदर चलने के लिए कहा। हम लोग बाबुओं वाले कमरे में पहुंचे। चपरासी ने एक छोटी सी मेज पर बड़ा सा खुला रजिस्टर लाकर रखा। उस पर खाने बने हुए थे। पहले 2-3 खानों में कुछ लिखा हुआ था। आखिरी खानों में हम लोगों को दस्तखत करने थे। पहले खाने में मां को, उसके नीचे वाले में बड़े दादा को, तीसरे में छोटे दादा को और चौथे में मुझे। इसी क्रम में हमारे नाम दर्ज थे। मां दस्तखत करना नहीं जानती थी। बड़े दादा ने चपरासी को बताया। बगल की मेज पर से बड़ा सा रोशनाई का पैड उठा लाया। मां के दाहिने हाथ का अंगूठा अपने हाथ में लेकर उसने पैड पर रगड़कर काला किया। मां को अपना अंगूठा एकदम ढीला छोड़ने की हिदायत की। सबसे ऊपर वाले खाने में अंगूठे का बड़ा सा निशान लगा दिया और निशान लगाते हुए मां का अंगूठा कांप रहा था। चपरासी ने रजिस्टर का पन्ना पलटा। उस पन्ने पर भी सबसे ऊपर वाले खाने में मां के अंगूठे का निशान लगाया और इसी तरह तीसरे पन्ने पर भी। उसके बाद उसने बगल में पड़े हुए खुरदरे काले कपड़े को उठाकर मां को दे दिया, अपना अंगूठा पोंछ लेने के लिए। मैंने वो कपड़ा अपने हाथ में लेकर मां का अंगूठा अच्छी तरह पोंछा और उन्हें बाहर चबूतरे पर लाकर बिठा दिया। मैंने देखा मां का चेहरा कसा हुआ है और उनके हाथ जाहिर तौर पर कांप रहे हैं। वो अपने पल्लू से आंखें पोंछने लगी। हम तीनों भाइयों ने तीनों पन्नों पर अपने दस्तखत कर दिए। हमें भी दस्तखतों के नीचे अपने अंगूठों के निशान भी लगाने थे। सरकार की एहतियाती सूझ पर मुझे खुशी हो आई, कहीं तो वो सजग है। यह सब कर कराकर हम लोग भी बाहर चबूतरे के पास आ गए। बड़े दादा का चेहरा भी खासा कसा हुआ था। उनके गालों के गड्ढे कुछ और धंसे हुए लग रहे थे। वो चुपचाप बैठे रहे। छोटे दादा मां के पास जाकर बैठ गए। हमारे साथ वाला कारिंदा बाबुओं के कमरे में ही खड़े होकर कुछ बातें कर रहा था। हमारे सामने वाले चबूतरे पर बैठे हुए लोगों को भी यही सब करना था। उनमें से 2 आदमी उठकर चपरासी के कहने पर अंदर गए। कोई 15-20 मिनट के बाद
हमें साहब के कमरे में जाने के लिए कहा गया। हम लोग जाकर साहब की बड़ी सी मेज के इर्द गिर्द खड़े हो गए। मां के और बड़े दादा के चेहरों पर अब तक भी सहजता नहीं आ पाई थी। साहब के आगे वही रजिस्टर फैला हुआ था जिस पर हम लोगों ने दस्तखत करके अंगूठे के निशान लगाए थे। साहब थोड़ी देर कुछ पढ़ते रहे, फिर गंभीर आवाज में बोले, सुभद्रा देवी आप ही हैं? जी। मां की आवाज लड़खड़ाई। राम गोपाल? जी मैं, बड़े दादा बोले। हरिशरण? जी मैं, छोटे दादा ने कहा। राधेश्याम? मैं हूं। मेरे अंदर का शहर कुल बुलाने लग गया था। क्या आप लोगों ने जमीन अपनी मर्जी से बेची है? जी, बड़े दादा ने उत्तर दिया। कितने में? 4,950 में। आप लोगों को रुपए मिल गए? जी मिल गए। अब आप लोग जा सकते हैं। साहब कुर्सी की पीठ पर पसर गए। हम लोग बाहर आ गए। हमारे साथ वाला कारिंदा चबूतरी पर बैठा कागज के टुकड़े पर कुछ लिख रहा था। बड़े दादा उसकी बगल में बैठ गए। मैंने छोटे दादा से पूछा, हम लोग जा सकते हैं? उन्होंने मेरी तरफ ध्यान से देखा। अंग्रेजी में बोले कि वो भी इन सब कुछ से काफी उब गए। मैंने जैसे खुद को सांत्वना देते हुए कहा, चलिए ये आखिरी उब है। वो हंस पड़े, खासी फीकी सी हंसी, गोया मुझ पर तरस खा रहे हो कि बच्चों इस ऊब को तो आखिरी कह रहे हो, बाकी रोजमर्रा की ऊबों का क्या करोगे? मैं खिड़की में से टाइपिस्ट लड़की को देखने लगा। ये कारिंदा कागज का टुकड़ा बड़े दादा के आगे करके उन्हें समझाने लगा। इब्बू से लिया हुआ पैसा 1,600, 2 साल का ब्याज 8 रुपए सैकड़ा, हर महीने की दर से 3,072, मेरी फीस 50 रुपए, साहब को दिए हुए 60 रुपए, दफ्तर वालों को 8 रुपए, कुल 4,810 रुपए। बकाया 140 तुम्हें मिलने हैं। उसने अपनी फैली हुई जेब में से टटोलकर नोटों की गड्डी निकाली और 10-10 के 14 नोट गिनकर बड़े दादा के हाथ में पकड़ा दिए। मैंने देखा रुपए लेते हुए बड़े दादा के चेहरे पर काली सी झाई थरथरा उठी। इस बीच वो कारिंदा फिर जुगाली करने लग गया था। बड़े दादा ने रुपए जेब में रख लिए। कारिंदे ने कहा, तुम लोग जाओ, 6 बजे आखिरी बस है, उससे चले जाना, मुझे थोड़ा काम है, मैं कल शाम तक पहुंचूंगा। हम लोग धीरे धीरे चलकर बस अड्डे पर आ गए। रास्ते भर कोई किसी से कुछ नहीं बोला। मां ने सिर्फ इतना कहा, मेरी आंखों के सामने ही तुम्हारे पिताजी भी चले गए, उनकी जमीन भी चली गई। उनका गला भर आया था। इस पर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। बस स्टैंड पर बैठे बैठे 7 बज गए। 6 बजे वाली बस नहीं आई थी। मां ने इस बीच 2 बार पानी पिया, माला फेरती हुई बैठी रही। बारी बारी से मैं और छोटे दादा इधर उधर जाकर बस के बारे में दरियाफ्त कराए। और लोग भी हमारी तरह थे। किसी ने बताया बस कहीं रास्ते में खराब हो गई होगी, न भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़े दादा की परेशानी बढ़ गई। मां को आराम की जरूरत थी। बस नहीं आएगी तो रात को 11:30 बजे मेल मिलेगा। मौसम खराब है, रात में हल्की सी ठंड पड़ने लगती है, मां को परेशानी होगी, क्या किया जाए? वो बड़बड़ाने लगे। 8:30 बज गए थे। कस्बे का मामूली सा अस्तित्व जैसे रात भर के लिए अंधेरे में खोता जा रहा था। अड्डे पर इक्के दुक्के लोग ही रह गए थे। मैंने सुझाया, स्टेशन चलेंगे। मां निढाल हो रही थी। स्टेशन कस्बे के बाहर था, लगभग सुनसान इलाके में। हम लोगों ने तांगा कर लिया। तांगे में बैठने से पहले बड़े दादा ने अपने लिए बीड़ी का बंडल और माचिस ली। 1 दर्जन केले खरीदकर झोले में रख लिए। स्टेशन पर कुछ भी तो नहीं मिलता है। मां ने दोपहर को कुछ नहीं खाया था, वो बोले। स्टेशन बहुत छोटा सा था और उजाड़ था। टिकट घर और स्टेशन मास्टर के कमरों में मध्यम सी रोशनी थी और कहीं रोशनी का नाम नहीं था। प्लेटफॉर्म उन दोनों कमरों जितना ही फैला हुआ था जिस पर टीन की छत थी। प्लेटफॉर्म के इधर उधर काफी जगह थी मगर खुली हुई, वहां भी रोशनी नहीं थी। प्लेटफॉर्म पर अनाज के या किसी चीज के बोरे पड़े हुए थे बेतरतीब। छत के नीचे की सारी जगह उन्हीं से घिरी हुई थी। शायद एक कोने में किसी और चीज के बोरे पड़े हुए थे
जिनसे एक तरह की तीखी बदबू आ रही थी। मैंने सोचा शायद कच्चे चमड़े के बोरे होंगे। उस बदबू में वहां बैठना संभव नहीं था, खासकर मां के लिए, इसलिए एक तरफ खुले में बैठने के सिवा और कोई चारा नहीं था। मां की बाह पकड़कर उन्हें रास्ता दिखाते हुए छोटे दादा चलने लगे। बड़े दादा ने 10 रुपए का नोट निकालकर मुझे दिया टिकट खरीदने के लिए। टिकट घर में बाबू सो रहा था। मैंने स्टेशन मास्टर से जाकर पूछा। उसने बताया 11 बजे टिकट मिलेगी। मैंने पूछा यहां कोई वेटिंग रूम नहीं है? उसने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा, मेरी पतलून पर नजर डाली, गर्दन झुका ली। मुझे उसका रुख अच्छा नहीं लगा। मैंने अंग्रेजी में कहा, यात्रियों को असुविधा होती है। उसने दोबारा मेरी तरफ देखा, अंग्रेजी में ही बोला, चुनाव लड़कर मंत्री बन जाइए, फिर इस पर सोचिए। उसने ठहाका लगा दिया। मां शॉल ओढ़कर दुबकी बैठी थी। मैंने कहा, अभी गाड़ी आने में काफी देर है, मां के सोने का इंतजाम होना चाहिए। बड़े दादा बोले, कैसे सो सकती हैं, बिछाने के लिए कुछ भी तो नहीं है। मां बोली, मैं ठीक हूं, तुम लोग फिक्र मत करो। हम लोग भी मां के साथ जमीन पर बैठ गए। हम लोगों से थोड़ा हटकर कुछ लोगों की आवाजें आ रही थी, हंसने की, बातें करने की। मैंने ध्यान से देखा, अंधेरे में किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मैं उठकर उन लोगों के पास गया। कोई 6-7 लोग एक दूसरे की बगल में लेटे बातें कर रहे थे। मेरी आहट पाकर वे चुप हो गए। मैंने झुककर उनकी तरफ देखने की कोशिश की, फिर भी किसी का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, आप लोग गाड़ी के लिए बैठे हैं? एक ने कहा, नहीं नहीं, हम तो यहीं के हैं, रेलवे लाइन का काम चल रहा है ना, दिन में काम करते हैं, रात को यहीं सोए रहते हैं। मैं उन लोगों के पास उकड़ू बैठ गया। पूछा, मेल कितने बजे आएगा? 12 बजे तक आ जाएगा। 12 तक? आपको कहां जाना है? उनमें से 3-4 लोग उठकर बैठ गए थे, यही 4-5 स्टेशन छोड़कर उधर। वो लोग चुप हो गए। मैं बोला, मेरे साथ मां और 2 भाई भी हैं, बस से जाना था, बस नहीं मिली, मां की तबीयत ठीक नहीं है, हमारे पास कपड़े भी नहीं है। मेरी बात सुनकर एक आदमी झट से उठ बैठा, अपने सिरहाने तह करके रखी हुई सुजनी मेरी तरफ बढ़ाई, बोला, ये लीजिए, किसी ने किसी तरह थोड़ा समय ही तो काटना है। मैं धन्यवाद देकर वहां से उठा। सुजनी दोहरी तह करके जमीन पर बिछाई थी। बड़े दादा ने केले निकालकर मां को दिए। उन्हें शायद भूख लग रही थी, केले खा लिए। शॉल ओढ़कर सुजनी पर लेट गई। हम तीनों ने भी केले खाए। वे मजदूर उसी तरह बातें कर रहे थे, बीच बीच में ठहाके लगा रहे थे। कहीं दूर पर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। आसमान पर इधर उधर तारे टिमटिमा रहे थे। मौसम में कुछ खुनकी बढ़ गई थी। बड़े दादा ने बीड़ी सुलगा ली। उन लोगों में से किसी ने बीड़ी सुलगा ली। मैंने आवाज कुछ ऊंची करके उन लोगों से पूछा, अरे आप लोगों में किसी को बीड़ी तो नहीं चाहिए? मुझे लगा बहुत बेहुदे ढंग से कृतज्ञता दिखा रहा हूं, उनको बीड़ी चाहिए नहीं थी। बड़े दादा ने मुझसे पूछा, छोटू कितने दिन की छुट्टी लेकर आए हो? अब कल रात की गाड़ी से चले जाना है। और तुम? उन्होंने छोटे दादा से पूछा। मैं भी कल परसों चला जाऊंगा। तुम लोगों को किराए के पैसे चाहिए ना? वो बोले, नहीं नहीं, मेरे पास है। मैं बोला। छोटे दादा ने कहा कि उनको भी नहीं चाहिए। इन 140 में से तुम लोग भी ले सकते हो। मैंने उस अंधेरे में ही उनका चेहरा देखने की कोशिश की। मुझे कुछ नजर नहीं आया उनकी आवाज के कंपन के सिवा। मैं बोला, रुक रुक कर बढ़ता, आप फिक्र मत कीजिए, अच्छे दिन आएंगे। वो कुछ नहीं बोले, बीड़ी का टोंटा फेंक दिया। कहीं किसी मुर्गे को गलत फहमी हो गई थी, वो बांग देने लगा। सवेरा होने से पहले ही सवेरे की उतावली में। पास के लोगों में से किसी ने पूछा, बाबूजी क्या बजे हैं? मैंने माचिस चलाकर घड़ी देखी, 9:45। मैंने आवाज दी। उन लोगों को नींद नहीं आ रही थी, किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़े। थोड़ी देर बाद चुप्पी छा गई। आसपास की झाड़ियों में झिंगूर बोल रहे थे। उन लोगों में से किसी ने कहा, अबे अब शुरू तो कर, साला हर रात सताता है। इसके साथ ही 3-4 लोगों की आवाजें एक साथ आए, हाँ यार अब शुरू कर।
उनमें से किसी ने हमारी तरफ आवाज फेंकी, बाबूजी आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, कोई कहानी वहानी सुनाइए, गाड़ी के आने तक वक्त कट जाएगा। मैंने जवाब दिया, अरे हमें कोई कहानी वहानी नहीं जानता। ए दुर्गा तू सुनोगे बाबूजी? उनमें से एक बोला, जरूर। थोड़ी देर खामोशी बनी रही। आसमान साफ हो गया था, तारों की संख्या बढ़ गई थी। शायद दुर्गा बोल उठा, तो सुनिए बाबूजी, ये कहानी मैंने बचपन में अपने दादा से सुनी थी, उनको उनके नाना ने सुनाई थी। किसी ने आवाज दी, अबे नाना के बच्चे कहानी तो सुना। दुर्गा ने गला साफ किया, आवाज बुलंद की, कहने लगा, एक गांव में एक आदमी रहता था, बहुत गरीब। उन लोगों में से किसी ने फप्ती कसी, तेरे से भी ज्यादा। एक जबरदस्त ठहाका लगा। दुर्गा नाराज हो गया, साले तू बीच में बोलेगा तो मैं कहानी ठेंगा सुनाऊंगा। अबे चुप रह, बीच में बोलता क्यों है? दुर्गा ने कहानी शुरू की। हाँ तो वो बहुत गरीब था। एक दिन वो कामकाज की खोज में निकल पड़ा, पैदल। 12-13 बरस का रहा होगा। रास्ते में भूख लगाई, रात को भी कुछ नहीं खाया था, पर करते क्या, ऐसे ही चलते रहे। चलते चलते दिन ढलने लगा। रास्ते में दोनों ने 3-4 जगह पानी पिया और इसी से संतोष कर लिया। फूटी कौड़ी तो पास में थी नहीं जो कुछ खरीद कर खा लेते। बड़े दादा को शायद कहानी अच्छी लग रही थी। दुर्गा बोले जा रहा था। बाप बेटा किसी गांव के पास पहुंचे। गांव के बाहर कोई मेला लगा हुआ था। नगाड़े तुरही की आवाजें आ रही थी। लड़के के कान खड़े हो गए। उसने अपने बाप से पूछा। आवाज बाप ने भी सुनी थी। बोला कोई मेला होगा। मेले की बात सुनकर लड़का मचलने लगा। बाप का हाथ पकड़कर बोला, बापू मेला देखते चलेंगे। उन्हें उसी तरफ जाना था। बाप मान गया। बाप बेटा उधर ही चल पड़े। थोड़ी देर बाद मेले में पहुंच गए। बहुत भारी मेला लगा हुआ था। तरह तरह की चीजें बिक रही थी। तरह तरह के खेल तमाशे हो रहे थे। बाप ने लड़के को सारे मेले में घुमाया। बेचारा लड़का नदीदी आंखों से देखता रहा। शाम हो गई तो बाप ने लड़के का हाथ पकड़ लिया। बोला चल शाम हो रही है, जल्दी पहुंचना है। पर लड़के को मेले में मजा आ रहा था। वो अपने बाप का हाथ पकड़े हुए इधर उधर देखता हुआ मचलने लगा। अब वहीं एक कोने में एक पेड़ के तने से 8-10 ऊंट बंधे हुए थे। लड़के की निगाह ऊंटों पर पड़ी। उसने इतने सारे ऊंट इकट्ठे कभी नहीं देखे थे। उसने बाप का हाथ पकड़ लिया। बोला बापू इन ऊंटों को देखते चलेंगे। बाप लड़के को लेकर ऊंटों की तरफ चला। दुर्गा को शायद तलब लग गई थी। उसने कहानी रोककर बीड़ी सुलगा ली, 2-3 सुट्टे मारे, बाकी टुकड़ा अपने साथी को पकड़ा दिया। फिर कहानी शुरू की। हाँ तो वो दोनों ऊंटों के पास पहुंचे। ऊंटों वाला ऊंट बेच रहा था। ऊंची आवाज में कह रहा था, ऊंट ले लो, ऊंट ले लो, ऊंट बीकानेरी ऊंट, गाड़ी खिंचवा लो, रहट लगवा लो, जमीन जुतवा लो, सवारी कर लो, ऊंट ले लो, 2 आने का ऊंट ले लो। दुर्गा का कोई साथी ठिठाकर हंस पड़ा। साले की हर कहानी ऐसी ही होती है। अबे 2 आने में कहीं ऊंट मिलता है? अबे बीच में बकवास मत कर, वरना तेरी अकलमंदी पीछे से निकाल देंगे। 3-4 लोगों ने टोकने वाले को एक साथ डांटा। वो चुप हो गया। छोटे को नींद आ रही थी। वो बैठे बैठे इधर उधर होने लगे। बड़े दादा ने एक बीड़ी सुलगा ली। मैंने आसमान की तरफ देखा। दुर्गा ने फिर कहना शुरू किया। हाँ तो क्या बता रहा था मैं? हाँ तो ऊंट वाला चिल्ला रहा था कि 2-2 आने का एक ऊंट, 2-2 आने का एक ऊंट। अब लड़के ने ऊंट का दाम सुना तो उसके मुंह में पानी भर आया। खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे। सोचने लगा हमारे पास ऊंट होता तो दिन भर हम पैदल क्यों चलते, आराम से उस पर बैठकर चले जाते। उसने बाप का हाथ पकड़कर खींचा और कहने लगा, बापू एक ऊंट ले लो, हमारे बहुत काम आएगा। बाप ने लड़के को समझाया, बेटे पैसे नहीं हैं, लेकिन कहां मानने लगा। मचल गया, बापू एक ऊंट खरीद दो। अब बाप को गुस्सा आ गया। उसने लड़के का हाथ पकड़कर खींचते हुए झिड़क दिया, चुपचाप चल, ऊंट कहां से खरीदेगा, कल से खाना नहीं खाया। चलते चलते बाप बेटा काफी दूर चले गए। बाप आगे आगे चल रहा था, लड़का पीछे पीछे। लड़का बहुत थक गया था। बेचारे का चेहरा लटक आया था। उसकी आंखों के आगे ऊंट ही दिखाई पड़ रहे थे। एकाएक लड़के को अपने पैरों के पास कोई चीज दिखाई पड़ी, चमकदार चीज। लड़के ने झुककर उठा ली।
कमीज से उस पर की धूल साफ की, वो और ज्यादा चमकने लगी। लड़के ने बाप को आवाज दी, बापू ये देखो कोई चीज मिली है। बाप ने पीछे मुड़कर देखा। बाप ने उलट पलट कर देखा, बोला बेटे ये तो हीरा है। लड़का समझा नहीं, बोला वो क्या होता है बापू? बापू ने बताया हीरा कीमती चीज होता है बेटे। बाप को बहुत खुशी हो रही थी। बेटे ने पूछा ये कितने में बिकेगा बापू? बापू ने दोबारा उलट पुलट कर देखा, सोचकर बोला ये तो 500 का है बेटे, 500। तो मुझे कोई ऊंट दिला दो ना बापू। लड़का तरसने लगा। बाप को बेटे पर दया आ गई, बोला चल तेरे लिए एक ऊंट खरीद देता हूं। बाप बेटा भागे भागे मेले में लौट आए। मेला उठ रहा था। लोग बाग अपने अपने घरों की तरफ चल रहे थे। लड़के ने उछलते हुए एक ऊंट चुन लिया, बोला ये वाला खरीद दो बापू। बाप को भी वो ऊंट पसंद आया। उसने ऊंट वाले के हाथ में हीरा रख दिया, बोला भैया वो वाला ऊंट दे दो और बाकी पैसे भी। ऊंट वाले ने हीरे को ठोक पीट कर देखा, बोला ये क्या है? ये हीरा है। बाप ने कहा इसमें ऊंट कैसे खरीदोगे? ऊंट वाले ने पूछा, अरे ये तो 500 का हीरा है, तुम्हारा ऊंट तो 2 आने का है, दे दो वो 2 वाला ऊंट, बाकी पैसे लौटाओ। ऊंट वाले ने नाक भाव सिकोड़ते हुए उस गरीब आदमी के हाथ में हीरा वापस रख दिया। गुस्से में बोला क्या बक रहे हो? अभी 10 मिनट पहले ही रामपुर के राजा ने 1000 रुपए में मेरा ऊंट खरीदा है, अब तो मैं 1000 रुपए का ही ऊंट बेचूंगा। ये बात सुनकर बेचारे लड़के की सांस रुक गई। उसके बाप को भी बहुत दुख हुआ, उसे गुस्सा भी आया, लेकिन करता क्या? अपने लड़के का हाथ पकड़े चुपचाप आगे बढ़ गया, हीरे को मुट्ठी में बांधे। भूखे बाप बेटे पैर घिसटते हुए चलने लगे। बस यही है कहानी। दुर्गा चुप हो गया। थोड़ी देर चारों तरफ मुर्दानी छाई रही। कुछ देर बाद उन लोगों में से किसी ने पूछा, यार दुर्गा कहानी तो ठीक है, पर तू ये बता कि 2-2 आने में बिकने वाले ऊंट को उस राजा ने 1000 रुपए में क्यों खरीदा था? क्या उस राजा को इस बात का पता लग गया था कि वो गांव का गरीब लड़का भी ऊंट खरीद लेगा? किसी और ने सवाल का समर्थन करते हुए पूछा, हाँ दुर्गा बताओ उस राजा ने ऐसा क्यों किया था? दुर्गा ने इस बीच बीड़ी सुलगा ली थी। बड़े दादा ने भी। कश खींचता हुआ दुर्गा बोला, मैं क्या जानू यार, मुझे क्या पता कि राजा ने 2 आने का ऊंट 1000 में क्यों लिया था। मैं जानता हूं। बड़े दादा ने पूरी ताकत के साथ बीड़ी जमीन पर दे मारी और जोर जोर से चिल्लाते हुए उठकर खड़े हो गए, जैसे बौखला गए हों। उनका जिस्म कांप रहा था। मैंने कसकर उनकी बाह पकड़ ली, जैसे उन्हें समझाते हुए धीरे से बोला, बड़दा आप धीरज रखिए, ये लोग भी आप ही की तरह जान जाएंगे। बड़े दादा अब भी कांप रहे थे। पता नहीं क्यों मेरी आंखें डबडबा आई थी। अंधेरे में ही मैंने बाएं हाथ से आंखें पोंछ ली। पिछले स्टेशन से रेल के छूटने की घंटी बज उठी, अंधेरे को चीरती हुई। टन टन। छोटे दादा मां को जगाने लग गए थे। मां उठो, गाड़ी आ रही है। कहीं दूर पर मुर्गा बांग देने लग गया था। ये कहानी इब्राहिम शरीफ की लिखी हुई जमीन का आखिरी टुकड़ा बहुत ही मार्मिक और भावुक कर देने वाली कहानी है। इसकी डिटेलिंग बहुत शानदार है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके अपना प्रेम जताएं। और हिंदी साहित्य की जो श्रेष्ठ कहानियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे अपना समर्थन दें। चैनल ये किस्सा कहानी है। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।